नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज की खबर में देश विदेश के समाचार के अलावा आपके काम की हर खबर है शामिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पर्यावरण, स्वच्छ ऊर्जा समेत हरित जीवन शैली के लिए प्रयासरत भारत। जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर G7 के सत्र में बोले प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों से भी की मुलाकात। G7 ने की यूक्रेन पर रूसी हमले की कड़ी निंदा। यूक्रेन को मदद जारी रखने का भरोसा, विस्थापितों को मदद का आश्वासन। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने पर भी सहमति। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। विपक्ष ने दिखाई एकजुटता। राहुल गांधी, शरद पवार और अखिलेश यादव रहे मौजूद। महाराष्ट्र में बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अयोग्य ठहराने पर 11 जुलाई तक रोक। बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश। और असम में मौसम साफ होने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। अब भी 22 लाख से अधिक लोग आपदा की चपेट में। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से मलेशिया के वरिष्ठ रक्षा मंत्री हिसामुद्दीन बिन हुसैन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों और रक्षा सहयोग को गहरा करने के संबंध में चर्चा की। भारत ब्रिटेन दोनों देशों के युवा और नए राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी ब्रिटिश समकक्ष लिज ट्रस ने रवांडा में बैठक के बाद नई अकादमी स्थापित करने की योजना की घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को मुंबई की एक चौल के पुनः विकास से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए कल तलब किया है। धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अदालत ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। 30 मई को पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद की एक अदालत ने एनजीओ कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार को 2 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के अधिकारी नितिन गुप्ता वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आप सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में 1 जुलाई से प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। फ्रांस की 3 ऊर्जा कंपनियों ने रूस से आपूर्ति बंद होने और यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर फ्रांस की जनता से ईंधन, तेल, बिजली और गैस की खपत कम करने की अपील की है। ईरान की सबसे बड़ी इस्पात कंपनियों में से एक ने कहा है कि साइबर हमला होने के बाद उसे उत्पादन रोकने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यह हाल ही के समय में देश के रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्र पर किए गए सबसे बड़े साइबर हमलों में एक है। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को कप्तान रोहित शर्मा के कवर के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ एजबस्टन टेस्ट के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण रोहित शर्मा का इस टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। और अब खबरें विस्तार से। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर आयोजित सत्र को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और दुनिया की भलाई के लिए भारत के प्रयासों को मजबूती से सामने रखा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट कमिटमेंट्स के प्रति भारत की प्रतिबद्धता उसके प्रदर्शन से दिखाई देती है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से 40% ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भारत ने समय से 9 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि G7 देश भारत के प्रयासों का समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। G7 देश इस क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर सकते हैं।
हर नई टेक्नोलॉजी के लिए भारत जो स्किल दे सकता है, उससे टेक्नोलॉजी पूरे विश्व के लिए किफायती बन सकती है। मानव और पृथ्वी का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा है, इसलिए भारत ने वन वर्ल्ड वन हेल्थ की अप्रोच को अपनाया है। भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इन इनोवेशंस को अन्य विकासशील देशों तक ले जाने के लिए G7 देश भारत का सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि योग के अलावा भी भारत समेत विश्व के कई देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की बहुमूल्य धरोहर है, जिसे होलिस्टिक हेल्थ के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। शोल्ज ने दक्षिणी जर्मनी में शिखर सम्मेलन के सुरम्य आयोजन स्थल श्लास इल्माउ पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ हाथ मिलाया और उन नेताओं के साथ बातचीत की। सभी नेता ग्रुप फोटो के लिए भी एकत्रित हुए। G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी मुलाकात की। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्लास एल्मो में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की और बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्लास एल्मो में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सम्मेलन में G7 आमंत्रित सदस्य देश और संगठनों ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए क्लाइमेट न्यूट्रलिटी पर एक साथ काम करने के लिए सहमति जताई। संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एनर्जी ट्रांजिशन और टिकाऊ गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि से सामाजिक और आर्थिक विकास और निर्माण के लिए अपार अवसर पैदा होंगे और इन क्षेत्रों में हरित और टिकाऊ रोजगार के मौके मिलेंगे। जलवायु वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर जोर देते हुए स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन के लिए वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए आपसी तालमेल की बात कही गई। इससे पहले G7 ग्रुप की बैठक हुई, जिसके बाद यूक्रेन के समर्थन में बयान जारी किया गया। इसमें रूस के यूक्रेन पर हमले की निंदा भी की गई और युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेनी प्रयासों का समर्थन किया गया। G7 देशों ने यूक्रेन की सुरक्षा और मानवीय सहायता के प्रति प्रतिबद्धता जताई है और अब तक मानवीय सहायता में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रदान किए जाने की बात की गई है। यूक्रेन के विस्थापित व्यक्तियों और शरणार्थियों की सहायता की बात दोहराई गई है। यूक्रेनी लोगों को बुनियादी सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए 2022 में 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का भरोसा दिया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन और युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने के लिए काम करने पर जोर दिया गया है। यूक्रेन को पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय और आर्थिक सहायता देने और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए भी इस दौरान बातचीत की गई है। और G7 शिखर सम्मेलन में के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, G7 शिखर सम्मेलन में क्या खास बातें हुई? खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण रहे प्रधानमंत्री के सुझाव? देखिए, G7 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि अभी जो यूक्रेन और रूस का मामला है, तो एक तरह से कहें कि पूरी दुनिया विभाजित है। एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ पूरी पश्चिमी दुनिया, अमेरिका एक साथ है। तो एक सबसे जो केंद्रीय मुद्दा कह सकते हैं G7 शिखर सम्मेलन का, वो यही था। और सारे देशों ने जो G7 के हैं, G7 की मैं बात कर रहा हूँ, भारत उसमें शामिल नहीं है, उन्होंने रूस के जो हमले हैं यूक्रेन पे, उन हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जो भी प्रतिबंध है वो प्रतिबंध और ज्यादा कड़े किए जाएंगे। फूड सिक्योरिटी का जो खतरा हुआ है उससे निपटने के उपाय किए जाएंगे। उसके अलावा रूस जो तेल की आपूर्ति करके उसको यूज कर रहा है अपने हथियार के रूप में, उस पर और ज्यादा रोक लगाने की बात होगी। तो कह सकते हैं कि रूस पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई और सारे जो G7 के देश वो इस बात पे सहमत है कि रूस को अलग थलग कैसे किया जा सकता है, खासतौर पे आर्थिक रूप से। इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई। दूसरी एक बात और हुई कि यूक्रेन को किस तरीके से, अगर पुनर्निर्माण युद्ध रुकता है तो पुनर्निर्माण में किस तरीके से मदद की जाएगी,
और उसके अलावा यूक्रेन के जिन इलाकों में युद्ध अभी नहीं चल रहा है उन पे क्या किया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने $60 बिलियन जो डॉलर की मदद का भरोसा दिया है यूक्रेन को कि $60 बिलियन हम देंगे। उसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पूरी दुनिया में जो $600 बिलियन की सहायता की बात कही है, जो खासतौर पे जो चीन जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जो छोटे छोटे देश है, छोटे छोटे देश को कर्ज के जंजाल में फंसा रहा है, और जो यूक्रेन G7 के नेताओं ने कहा, जो उनका जो साझा बयान है उसमें ये बात खासतौर पे कही गई है कि कर्ज के जाल में फंस रहे हैं जो छोटे देश है, और वे कर्ज के जाल में न फंसे, और उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या मदद की जा सकती है, इसके लिए $600 बिलियन के सहायता की घोषणा की है। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह कहा है कि यह एड के रूप में नहीं रहेगा, ये बिजनेस के रूप में रहेगा, लेकिन उस तरीके का बिजनेस नहीं होगा जिस तरीके का बिजनेस चीन कर रहा है कि कड़े शर्त, कड़े सूद, कड़े ब्याज लगाकर उनको जाल में फंसा लेना। इस तरह का नहीं रहेगा, सस्ता कर्ज रहेगा, और एक इस तरह की स्थिति होगी जिसमें कि G7 के देशों को भी फायदा हो और उन छोटे छोटे देशों को भी फायदा हो और वे कर्ज के जाल में न फंसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पे जो जलवायु परिवर्तन में भारत क्या कर रहा है इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी G7 नेताओं को। इसके अलावा उन्होंने यह भी उनसे आग्रह किया कि जो जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हरित तकनीक है, और हरित तकनीक जहां तक संभव हो G7 देशों को मदद करनी चाहिए, भारत जैसे देशों की, ताकि वो विकास भी करें और उसके साथ साथ वो जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जो प्रयास हो रहा है वो भी करे, और ऐसी तकनीक भारत को मुहैया कराए जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, जीरो कार्बन एमिशन हो। तो यही उनका बहुत बड़ा अनुरोध था। उस अनुरोध पे उन्होंने कहा कि G7 के नेताओं को इस पर आगे विचार करना चाहिए, और उसके अलावा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान भारत ने किया, खास करके कोविड के मामले में, उन्होंने इस बात की चर्चा की, और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के मामले में पूरी दुनिया को एक इस तरीके से स्तर बनाना होगा जिसमें कि सभी देशों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, फार्मेसी उपलब्ध हो आसानी से, उस पे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, दवाएं हैं, उन पे जो पेटेंट राइट नहीं लगाया जाए। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जो कि खास तौर पे आजकल की चिंता का सबसे बड़ा एक कारण बना हुआ है स्वास्थ्य कोरोना को लेकर। जी दीक्षा, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत और महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट का विवाद अदालत में पहुंच गया है। बागी गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने कहा कि बागी विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इसके साथ ही अदालत ने अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देने वाले बागी विधायकों की याचिकाओं पर जवाब भी मांगा है। महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बागी विधायकों की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को हलफनामा रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से शिवसेना के 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। एकनाथ शिंदे ने विधानसभा के उपाध्यक्ष की ओर से उन्हें और 15 अन्य बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कार्यवाही पर इस रोक लगाने का अनुरोध भी किया है। एकनाथ शिंदे और बड़ी संख्या में शिवसेना विधायक 21 जून को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की और वर्तमान में वो गुवाहाटी में डेरा डाले हैं। इधर बगावत पर उतारू मंत्रियों के विभागों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेरबदल किया है। एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, दादाजी भूसे और उदय सामंत के विभागों को दूसरे मंत्रियों को सौंप दिया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने जा रहे चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यशवंत सिन्हा ने नामांकन पत्रों के 4 सेट राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपे हैं। पीसी मोदी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा के नामांकन दाखिल करने के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, डीएमके के ए राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और कई दूसरे विपक्षी नेता मौजूद थे।
विपक्षी दलों ने सिन्हा को 21 जून को अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया था। ये लड़ाई दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। इट इज अ बैटल ऑफ टू आइडियोलॉजीज एंड मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज हैव कम टुगेदर। नामांकन के बाद यशवंत सिन्हा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। यशवंत सिन्हा ने वहीं बाबा साहब की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस ने कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। उधर नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर राव ने संयुक्त रूप से इसे जारी किया है। अपनी तरह की ये पहली अध्ययन रिपोर्ट है जो भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें देती है। रिपोर्ट में क्षेत्र के मौजूदा आकार और रोजगार सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति संबंधी दृष्टिकोण प्रदान करती है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भारत में बढ़ते शहरीकरण, इंटरनेट, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्मार्टफोन तक व्यापक पहुंच को देखते हुए इस क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता पर प्रकाश डाला है। वायुसेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के 4 दिन के अंदर 94,281 आवेदन मिले हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने ट्विटर कर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि योजना के तहत 17.5 से 21 साल की उम्र के बीच के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा। उनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 94,420 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,844 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.57% है। देश में दैनिक संक्रमण दर 5.62%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 3.39% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड रोधी टीकों की 197.11 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों